हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशु रंजन। चलिए आज मैं आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो के साथ आया हूं। पीएफ एक्ट, इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 का एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी सीए में इंटरमीडिएट का स्टूडेंट्स हैं, ये मैं बता दूं आपको, ये चैप्टर आप छोड़कर कभी मत जाइएगा, कभी नहीं इस चैप्टर को आप मिस करिएगा। इस चैप्टर से क्वेश्चन हर एक बार इंस्टीट्यूट एग्जाम में पूछता है। ठीक है, इधर आपको एमसीक्यू में आए या फिर डिस्क्रिप्टिव टाइप आए, चाहे जैसे भी आए, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं बता दूं मेरे ईयरलीस्ट वीडियो में ऑलरेडी मैं बोनस एक्ट, ग्रेचुइटी एक्ट, पीएफ का तो अपलोड कर रहा हूं, बट और भी कुछ मैं एमसीक्यू ईयरलीस्ट वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, पीएफ का भी। ठीक है, और भी मैं ईआईएस मतलब कि इंप्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, बेजेस एक्ट, मिनिमम बेजेस एक्ट का वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे यूट्यूब चैनल पे, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भी। तो आप एक बार जाकर के मेरे प्लेलिस्ट जाकर चेक करिए, वीडियो यहाँ पे मिल जाएगा आपको। और वीडियो आगे चालू करने के पहले मैं बता दूं, आप मेरे को अगर फेसबुक पे ज्वाइन करना चाहते हैं, फिर मेरा इंस्टाग्राम को फॉलो करना चाहते हैं, तो मेरा आईडी इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको वहां से फॉलो करिए। अगर कोई क्वेरी होगा तो मैं आपको वहां से रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मेरा जो पीडीएफ है वो वहां से अवेलेबल हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है हिमांशु रंजन क्लासेस, आप सर्च करिएगा, वहां से मिल जाएगा। वहां से मेरा जो भी पीडीएफ है, जितना भी क्लासेस का, वहां से आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 का एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट इंक्लूड इन द डेफिनेशन ऑफ वेजेस। इसमें ये जो 4 ऑप्शंस है, इसमें पूछ रहा है आपको कि कौन है जो बेसिक वेजेस के अंदर नहीं आता है। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको, जो बेसिक वेजेस है वो सेक्शन 2 क्लॉज बी ऑफ द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 में डिफाइन है। इसमें बोलता है कि बेसिक वेजेस इंक्लूड्स ऑल इमोलमेंट। ठीक है, बेसिक वेजेस इंक्लूड्स ऑल इमोलमेंट बट डस नॉट इंक्लूड। ठीक है, ठीक है, बट डस नॉट इंक्लूड बोला, तो जो डस नॉट इंक्लूड जो बोला ना डेफिनेशन में, उसमें तीनों इंक्लूडेड है। ठीक है, डस नॉट इंक्लूड में ये तीनों इंक्लूडेड। ठीक है, तो डस नॉट, विल नॉट इंक्लूड में डियरनेस अलाउंस भी इंक्लूड नहीं होता बेसिक वेजेस में, ओवर टाइम भी इंक्लूड नहीं होता बेसिक वेजेस में, कैश वैल्यू फॉर कंसिडरेशन भी बेसिक वेजेस में इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नो आई विल हाईलाइट इट, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, द कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर टू इंश्योरेंस फंड। जो एम्प्लॉयर है वो इंश्योरेंस फंड में कितना कंट्रीब्यूट करता है। जो एम्प्लॉयर है ना, जो एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करता है इंश्योरेंस फंड में, वो 1% कर सकता है। ठीक है, ये जो 1% है ना, वो एक मैक्सिमम लिमिट है। ठीक है, ये मैक्सिमम लिमिट है 1%। ऐसे नॉर्मली अभी जहां तक मुझे पता है कि अभी 0.5% ही जो एम्प्लॉयर है वो इंश्योरेंस फंड में कंट्रीब्यूट करता है। तो इंश्योरेंस फंड क्या होता है? इंश्योरेंस फंड मतलब ये हुआ कि सपोज देखिए, कोई भी एम्प्लॉय अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे उसका एम्प्लॉयर का, मतलब एम्प्लॉय का, एम्प्लॉयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो अपने एम्प्लॉय का सुरक्षा के लिए कुछ काम करे। तो इसीलिए उसका मतलब एलआईसी करवा देता है, या बोलिए तो इंश्योरेंस करवा देता है। एलआईसी से होता है, एलआईसी से करवाते हैं उन लोग, क्योंकि वो भी सरकारी संस्था है ना, इसलिए। तो सपोज डेट एलआईसी करवा दिए, ठीक है, उस आप एम्प्लॉय का, तो उसमें ये होता है ना कि जो एम्प्लॉय है, मतलब जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय नहीं, जो एम्प्लॉयर है वो 0.5% ऑफ द सैलरी और वेजेस। ठीक है, जो एम्प्लॉयर है ना, एम्प्लॉयर उस एम्प्लॉय का 0.5% ऑफ सैलरी और वेजेस हर एक महीना कट कर करके इंश्योरेंस फंड में जमा करता है। ठीक है, हर एक महीना। ठीक है, और सपोज डेट कोई कंटिजेंसी अगर हो जाता है किसी भी एम्प्लॉय के साथ ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स इन ए फैक्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन में, तो फिर क्या होता है ना, कोई भी सपोज डेट कोई एम्प्लॉय डेथ हो गया, तो उस एम्प्लॉय के जिसका डेथ हो गया, तो डेथ हो गया ना काम करते हुए उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो फिर उस समय उस एम्प्लॉय को कम से कम जितना जो एम्प्लॉयर जमा किया था ना, उसके बदले 0.5% ऑफ सैलरी एंड वेजेस एवरी मंथ, उतना कम से कम, नहीं तो फिर 1,20,000 भी चेवरिस हायर। ठीक है, जितना अमाउंट हुआ जमा कर करके, जितना इंश्योरेंस कंपनी के पास हुआ था जमा करके, और 1,20,000 भी चेवरिस हायर एक एम्प्लॉय को मिलता है एट द टाइम ऑफ डेथ। ठीक है फ्रेंड्स,
ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का 1%। द कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर टू इंश्योरेंस फंड, ये मैक्सिमम 1% है, ठीक है। मैं इससे रिलेटेड आपको टोटल प्रोविजन भी बताता चल रहा हूँ कि जिससे ये ना हो कि हाँ सिर्फ एमसीक्यू आ जाए, इससे रिलेटेड आपको टोटल प्रोविजन भी आ जा रहा है, ठीक है। इसलिए वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और मुझे फॉलो करिएगा इंस्टाग्राम पे एंड फेसबुक पे। कोई क्वेरी होगा तो मैं वहां से आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 10% टू पीएफ इज अप्लीकेबल टू। ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ना पीएफ पे का, जो 10% वो कहाँ कहाँ लगता है। जैसे देखिए अभी आपको पता है कि जो पीएफ का रेट है वो 12% है, ठीक है। पीएफ का रेट अभी 12% है, बट मैं बता दूं आपको ये जो मिनिमम रेट है, ये जो 10% है ना मिनिमम रेट है, पीएफ 10% से लेकर के 12% तक एक एम्प्लॉयर दे सकता है, 10% से लेकर के 12% तक। बट अभी जो मार्केट में चल रहा है वो 12% चल रहा है, मतलब गवर्नमेंट बोल रहा है 12% अभी देने को, ठीक है। अभी गवर्नमेंट बोले 12% देने को, बट कुछ ऐसा कंपनी या कुछ ऑर्गेनाइजेशन को ले लीजिए, वहां पे गवर्नमेंट सिर्फ 10% भी देता है अगर एम्प्लॉयर, तो भी काम चल जाता है, ठीक है। तो 10% कहाँ कहाँ पीएफ काटता है एम्प्लॉय का सैलरी से भी, उतना ही अमाउंट एम्प्लॉयर भी देता है, वो मैं आगे जाके बताऊंगा आपको कैसा होता है, ठीक है। अभी इतना ही समझिए, एम्प्लॉयर भी 10% अपने पॉकेट से एम्प्लॉय के खाता में जमा करता है, ठीक है, प्रोविडेंट फंड खाता में ईपीएफओ के अंदर, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ 10% टू पीएफ इज एप्लीकेबल टू एनी एस्टेब्लिशमेंट इन विच लेस देन 20 एम्प्लॉइज आर एम्प्लॉयड, ठीक है। जहां पे भी 20 या 20 से कम एम्प्लॉय काम करते हैं किसी भी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहां पे 10% पीएफ लगेगा, ठीक है। फिर ऑप्शन बी देखिए, एनी एस्टेब्लिशमेंट डिक्लेयर्ड एज सिक इंडस्ट्रियल कंपनी, वहां भी 10% ही पीएफ लगेगा, और जूट कंपनी वहां भी 10% ही पीएफ लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और मैं बता दूं इससे रिलेटेड कि 10% पीएफ और कहां कहां कटता है, ठीक है। मतलब कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन में 10% ही होता है, जहां की 12% नहीं होता, सिर्फ 10% ही पीएफ सैलरी और वेजेस में करता है, मतलब एम्प्लॉय का, और एम्प्लॉयर अपने पॉकेट से भी 10% ही देता है। कहां कहां देता है मैं बताता हूं आपको। एक बीड़ी इंडस्ट्री होता है, वहां भी 10% ही है, और एक ब्रिक इंडस्ट्री है, वहां भी 10% ही है, कोयर इंडस्ट्री है, वहां भी 10% है, और गुड़ एंड गम इंडस्ट्री है, वहां भी 10% ही है, जहां के पीएफ एम्प्लॉयर अपने पॉकेट से एम्प्लॉयर अपने पॉकेट से एम्प्लॉय के खाते में जमा करता है, ठीक है। तो ये हो गया 10% से रिलेटेड। तो यहां पे क्वेश्चन था कि कंट्रीब्यूशन ऑफ 10% टू पीएफ इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ द एबव, ठीक है फ्रेंड्स। और जो मैं आपको बताया ब्रिक इंडस्ट्री, गुड़ इंडस्ट्री, कोयर इंडस्ट्री, आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, ये सब जगह भी 10% ही होता है, ठीक है। फिर से अगर सुनना है तो बैक जाकर के फिर से सुन लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसका तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, डी। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है द मिनिमम एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस पेबल बाय द एम्प्लॉयर टू द फंड, ठीक है। मिनिमम एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस पेबल बाय एम्प्लॉयर टू द फंड, मतलब ये बोल रहा है कि जो एम्प्लॉयर है ना जमा करता है पीएफ का पैसा फंड में, मतलब कि एम्प्लॉयर जमा करता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में, ईपीएफओ के अंदर, ठीक है। तो मिनिमम एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस कितना देना पड़ेगा। देखिए तो आप कुछ भी अगर काम कर रहे हैं, किसी से करवा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो आपको तो पैसा देना पड़ेगा ना। देखिए आप अपने एम्प्लॉय का सुरक्षा के लिए उसका पीएफ आप ईपीएफओ के अंदर एक अकाउंट खुलता है, एक एम्प्लॉय का, हर एक एम्प्लॉय का एक अकाउंट होता है, ठीक है। तो उसमें आप जमा कर रहे हैं, तो वो वहां का जो ईपीएफओ का जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, ईपीएफओ एक स्टैट्यूटरी बॉडी है इंडिया में, ठीक है। तो उसमें आप जमा कर रहे हैं, तो वहां के जो लोग काम कर रहे हैं तो क्या फ्री का काम कर रहे हैं, नहीं ना कर रहे हैं ना। तो आपको क्या दायित्व बनता है ना, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व नहीं, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके ऊपर लीगल रूल है कि आपको कम से कम 500 रुपया देना पड़ता है, 500 रुपया देना पड़ता है, ठीक है, 500 रुपया महीना का, ठीक है। हर एक एम्प्लॉय के हिसाब से 500 रुपया आपको देना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स, 500 रुपया। ये जो है एम्प्लॉयर टू रिमिट 0.5% ऑफ कंट्रीब्यूशन, जितना एम्प्लॉयर है ना, एम्प्लॉयर कम से कम 0.5% ऑफ कंट्रीब्यूशन, ये मैं बता दूं आपको, जितना एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय के सैलरी के हिसाब से कंट्रीब्यूशन करता है पीएफ के अंदर, ठीक है। तो जितना पीएफ बनता है एम्प्लॉय का, उतना का 0.5% निकाल लीजिए, उतना का निकाल लीजिए, उसके बाद और 500 व्हिचएवर इज हायर,
ठीक है। कम से कम 500 रुपया तो देना ही पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस एम्प्लॉयर को, ठीक है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट टू मिनिमम 500, ठीक है। अगर आप देखिए इन केस ऑफ नॉन फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन, अगर कुछ ऑर्गेनाइजेशन है कि जो कि फंक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है, फंक्शन नहीं कर रहा है, बट फिर भी अगर उस एम्प्लॉय का खाता है ईपीएफओ में, तो उसके बाद कम से कम उसके लिए कम से कम 75 रुपीज देना पड़ता है, ठीक है। बट इन केस मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन पूछा था कि मिनिमम एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस पेबल बाय द एम्प्लॉयर टू द फंड इज 500। इस क्वेश्चन का तो आंसर 500 होगा, बट मैं जितना बताया आपको एक बार फिर से सुनना है तो प्लीज चेक करके सुन लीजिएगा। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आपको लिए बताया हूँ। देखिए मैं सिर्फ आपको एमसीक्यू नहीं बताता हूँ, इससे रिलेटेड जितना एमसीक्यू बनता है, जितना प्रोविजन बनता है, वो मैं पहले मैं पूरा देख लेता हूँ, उसके बाद ही मैं आपको पूरा अच्छी तरह से पूरा एमसीक्यू डिस्कस करवाता हूँ। तो मैं बता दूं आपको, मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे एमसीक्यू, पीएफ बोनस एक्ट, ग्रेच्युटी एक्ट, पीएफ का भी ऑलरेडी 2 वीडियो और अपलोडेड है एमसीक्यू का, ऐसा मत समझिए कि सिर्फ यही है, इस पीएफ का और 2 वीडियो अपलोडेड है एमसीक्यू का। फिर बोनस एक्ट का एम्प्लॉई कौन है ना, EIS एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, फिर ग्रेच्युटी एक्ट, बोनस एक्ट और भी वेजेस एक्ट, तो सभी का एमसीक्यू वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। आप एक बार जाकर विजिट करिए, आप देखिए, अच्छा लगेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक मार दीजिएगा, इतना ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है द मैक्सिमम पेनल्टी रिकवरेबल फ्रॉम द एम्प्लॉयर who makes the default in payment of any contribution। मैक्सिमम पेनल्टी कितना देना पड़ेगा एक एम्प्लॉयर को? द मैक्सिमम पेनल्टी रिकवरेबल फ्रॉम द एम्प्लॉयर हु मेक्स डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ फंड। मैक्सिमम पेनल्टी 25% देना पड़ेगा एम्प्लॉयर को अगर वो एम्प्लॉय के खाते में जमा नहीं करता है तो, ठीक है, 25% देना पड़ेगा एम्प्लॉयर को पेनल्टी। क्वेश्चन नंबर 5 का 25% डी हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है विड्रॉल फ्रॉम पीएफ में बी अलाउड फॉर, विड्रॉल फ्रॉम पीएफ में बी अलाउड फॉर, इसका आंसर होगा फॉर द परचेस ऑफ ड्वेलिंग प्लेसेस, ठीक है, फॉर द परचेस ऑफ ड्वेलिंग प्लेसेस। ये आप जाइएगा स्टेटमेंट में तो आपको मिल जाएगा, 3-4 आइटम दिया हुआ है, वहां से आप पीएफ को विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। विड्रॉल फ्रॉम पीएफ में बी अलाउड फॉर द परचेस ऑफ ड्वेलिंग प्लेसेस, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है द एम्प्लॉय पेंशन स्कीम प्रोवाइड फॉर, द एम्प्लॉय पेंशन स्कीम प्रोवाइड फॉर, किस लिए एम्प्लॉय पेंशन प्रोवाइड किया जाता है? एम्प्लॉय पेंशन स्कीम प्रोवाइड फॉर सुपर एनुएशन पेंशन और फिर ऑर्फेन पेंशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो बोथ होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, ठीक है, बोथ ए एंड बी, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 का तो सी हो गया। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय पेंशन स्कीम इज, कंट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय पेंशन स्कीम इज 8.33%, ठीक है। ये जो एम्प्लॉयर है ना, वो एम्प्लॉय का पेंशन स्कीम में 8.33% कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं आपको बता दूं जो पीएफ का रेट है अभी 12% है, 12% मतलब 12%, ठीक है। तो एम्प्लॉय का सैलरी से तो 12% करता ही है, एम्प्लॉय का सैलरी से, उसके बाद एम्प्लॉयर अपने पॉकेट से भी 12% देता है, ठीक है। तो एम्प्लॉयर जो अपने पॉकेट से 12% देता है ना, इसमें 8.33% पेंशन में जाता है, ओनली 3.67% ही पीएफ में जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां पे क्वेश्चन था आपका कंट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय पेंशन स्कीम इज 8.33%, ठीक है। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है द फॉलोइंग कैन नॉट बी नॉमिनेटेड फॉर द पर्पस ऑफ ईपीएफ एक्ट। इसमें से ये 4 ऑप्शन में कौन है जो ईपीएफ एक्ट है ना, ईपीएफ एक्ट, इसमें नॉमिनी नहीं बन सकता है? तो ये है सन ऑफ डिजीज सन हु हैव अटेंड मेजोरिटी, वो अभी अटेंड नहीं, मतलब मेजोरिटी अभी नहीं हुआ है, मेजोरिटी हो जाएगा ना उसके बाद बन सकता है, बट अभी मेजोरिटी नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये नहीं बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है व्हाइल फाइलिंग अपील टू ईपीएफ अपीलेट ट्रिब्यूनल द एम्प्लॉयर हैज टू डिपॉजिट, एम्प्लॉयर डिपॉजिट कितना करेगा कम से कम ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम, इसको कम से कम 75% जमा करना पड़ता है, ठीक है। इसको कम से कम 75% जमा करना पड़ता है। ये मैं बता दूं आपको, जो एम्प्लॉयर है ना, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय ये दोनों के बीच में अगर झगड़ा हो गया, ठीक है, तो फिर अगर एम्प्लॉयर चाहता है कि मैं अपर मतलब
कोर्ट में जाऊं तो व्हाइल फाइलिंग अपील टू ईपीएफ अपीलेट ट्रिब्यूनल, मतलब कोर्ट में अगर जाना चाहता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए, तो पहले कोर्ट बोलेगा एम्प्लॉयर को कि पहले तुम कम से कम 75% ऑफ द डिस्प्यूटेड अमाउंट जमा करो, उसके बाद ही तुम्हारा केस को यहाँ पे रजिस्टर्ड किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाइल फाइलिंग एन अपील टू ईपीएफ अपीलेट ट्रिब्यूनल द एम्प्लॉयर हैज टू डिपॉजिट एटलीस्ट 75% ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया वीडियो आज का। ऐसे ही पीएफ का 2 वीडियोस और अपलोडेड है, बोनस एक्ट का भी अपलोडेड है, ग्रेचुइटी एक्ट का भी अपलोडेड है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट का भी अपलोडेड है, वेजेस एक्ट का भी, मिनिमम वेजेस एक्ट का भी अपलोडेड है। तो लेबर लॉ का बहुत सारे क्वेश्चंस अपलोडेड है, एमसीक्यूज, एंड फिर मैं बता दूं आपको कंपनी लॉ का भी एमसीक्यू अपलोडेड है, एंड फिर क्या बोलता है जो भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, तो बहुत सारे अपलोडेड है। मेरे प्लेलिस्ट को जाकर के एक बार जरूर जाकर विजिट करिए। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर मारिए और शेयर करिए, जैसे भी शेयर करिए, व्हाट्सएप से करिए, चाहे फेसबुक से करिए, चाहे इंस्टाग्राम से करिए, बट करिए। ठीक है फ्रेंड्स, आओ मैं बता दूं शेयर कैसे करना है। फेसबुक पे शेयर करिए, पोस्ट कर दीजिए, व्हाट्सएप पे स्टेटस मार दिए, इंस्टाग्राम पे करिए, बट करिए, क्योंकि मोटिवेशन मिलेगा मुझे ये सब करने से। जितना व्यूज जाएगा उतना मैं वीडियो आप लोग के लिए रिकॉर्ड करके मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डालूंगा। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज लाइक माई वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।